वुडवर्ड एंड फीजर रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो वर्णमूलक या क्रोमोफोर जो होते हैं, यदि उसमें कोई वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम जुड़ता है या कोई डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन होता है या किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है जो उसके अवशोषण यानी लैम्डा मैक्स के ऊपर प्रभाव डाले, तो हम उसके प्रभाव को स्टडी करने के लिए जिन नियमों का यूज़ करते हैं उसे हम वुडवर्ड फीजर रूल कहते हैं। वुडवर्ड और फीजर ने कुछ ऐसे एम्पिरिकल रूल्स फॉर्मुलेट किए, ऐसे रूल्स बनाए जिनसे कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखकर कि ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, चाहे वो डाइईन्स हों यानी कि ऐसे डबल बॉन्ड्स जो एक के बाद एक हैं, पहले डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मित डबल बॉन्ड्स कहेंगे। तो वह या फिर इनोन्स यदि उपस्थित हैं या एरोमेटिक सिस्टम हैं, बेंजीन या उनके डेरिवेटिव्स हैं या बेंजोइल कंपाउंड्स हैं, यानी ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जिनके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और किसके द्वारा? हम उसका स्ट्रक्चर देखकर ही यदि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो जो रूल्स फॉर्मुलेट किए गए थे वो वुडवर्ड एंड फीजर ने दिए थे, और इनको आज हम स्टडी करेंगे मेनली ऑन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द वुडवर्ड एंड फीजर। Now, in 1945, रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड ने कुछ रूल्स प्रतिपादित किए, और किसको देखकर प्रतिपादित किए? उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, यानी हम कोई स्ट्रक्चर बनाए और उसके आधार पे हम उसका कोरिलेटेड लैम्डा मैक्स, यानी हम उसके स्ट्रक्चर को देखकर उसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर बाद में 1959 में लुइस फ्रेडरिक फीजर ने इन रूल्स को कुछ मॉडिफिकेशंस दिए, यानी मॉडिफाई किया, क्योंकि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट से लैम्डा मैक्स की वैल्यूज़ निकाली कुछ मॉलिक्यूल्स की और उनके स्ट्रक्चर से उनको कोरिलेट किया। तो उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से कुछ मॉडिफिकेशंस किए, और इन दोनों रूल्स को जब कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं तो वी कॉल इट वुडवर्ड फीजर रूल्स। और ये जो रूल्स हैं इसमें हम लैम्डा मैक्स की जो वैल्यूज़ हैं उसकी पोजीशन हम निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन एंड द लैम्डा मैक्स फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें हम निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं हम कि किस प्रकार का ये क्रोमोफोर है, और यदि उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी जुड़ता है, या किस प्रकार से किसी विलायक के जुड़ने पर भी किस प्रकार से शिफ्ट्स आ सकती हैं लैम्डा मैक्स के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली वुडवर्ड फीजर रूल में हम स्ट्रक्चर को देख के फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है कितने लैम्डा मैक्स पर, किस पोजीशन पर अपनी वैल्यू देगा, and that is known as Woodward-Fieser rule. So according to Woodward's rules, the lambda max of the molecule can be calculated using a formula, and that formula is lambda max is equal to the base value plus the total sum of the substituent contributions and also the total of the other contributions। यानी लैम्डा मैक्स निकालने के लिए पहले तो हम कोई एक मूल मान लेते हैं उस स्ट्रक्चर का, जो कि मूल मान किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का, या ये कहें कि एग्जाम्पल अगर हम, क्योंकि डाईईन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक डाईईन का फिक्स्ड हमने एक मूल मान ले लिया। फिर उसमें यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है यानी प्रतिस्थापी जुड़ता है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और यदि और दूसरे कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि अगर कोई वलय अवशेष है या एल्केल प्रतिस्थापी है, उस प्रकार से उनकी वैल्यूज़ भी जोड़ दी जाती हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर की वजह से क्या लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी टोटल मूल मान हमने लिया प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू और कुछ अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस की वैल्यू को हम सम अप करेंगे, और हमें पता लग जाएगा स्ट्रक्चर को देख के कि लैम्डा मैक्स कितने वैल्यू पर आएगा, किस पोजीशन पर आएगा।
वुडवर्ड वीजर रूल अगर हम सिंपल स्टडी करें तो आज हम डाइईन्स के बारे में स्टडी करेंगे या पॉलीईन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम पहले मूल मान यानी बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू जाने तो हम किसी भी एक डाइईन की एक फिक्स्ड वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो ईच टाइप ऑफ डाइईन और अ ट्राइईन सिस्टम इज हैविंग अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू यानी कि मूल मान। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि 1,3-ब्यूटाडाइईन का जो मूल मान है वो 217 नैनोमीटर्स पर इसकी वैल्यू आती है। तो हम इसकी 217 नैनोमीटर्स पर इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू मानेंगे, यानी बेस वैल्यू ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन विल बी 217 नैनोमीटर्स। नाउ द बेस वैल्यू डिपेंड किस पर करती है कि ये जो डाइईन है कि वो लीनियर है और हीट्रो एनुलर और ट्रांसॉइड डाइईन है, और वेदर इट इज़ अ साइक्लिक और अ होमो एनुलर डाइईन, यानी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर सिंपल 1,3-ब्यूटाडाइईन है तो मूल मान हम मान ही रहे हैं, दिस इज़ 217। सम चक्रीय डाइईन के लिए मूल मान हम दूसरा लेते हैं, विषम चक्रीय डाइईन के लिए मान दूसरा लेते हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये बेस वैल्यू इनके लिए अलग अलग होंगी। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, प्रतिस्थापी जो हैं, जैसे कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं या रिंग रेसिड्यू, जिसे हम और भी ले सकते हैं रिंग रेसिड्यू, यानी कि जो डाइईन्स हैं उसके अलावा अगर रिंग का कोई ऐसा सिंगल बॉन्ड जो कि उस डाइईन्स या कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं आ रहा है तो वो रिंग रेसिड्यू के रूप में हम मानते हैं। देन डबल बॉन्ड अगर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, यानी दो जो बॉन्ड्स हैं जो हम डाइईन ले रहे हैं यहाँ पे अगर मूल मान, तो जो तीसरा अगर एक डबल बॉन्ड उसके अंदर आ जाता है तो वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कहलाएगा। तो उसका मान फिर पोलर ग्रुप्स जैसे कि अगर क्लोरीन उपस्थित है या ब्रोमीन उपस्थित है तो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी न्यूमरल वैल्यूज़ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सो we can say that substituents such as alkyl substituents or ring residue, double bond extending conjugation, and polar groups such as chlorine, bromine, etc. also contribute some numeral values which are added to the base value to obtain lambda max for a particular compound. And then a diene can be acyclic diene, एक साइक्लिक हो सकती है यानी इट कैन बी अ स्ट्रेट चेन, इट कैन बी होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन, यानी कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक ही रिंग के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, एंड हीट्रो एनुलर डाइईन्स भी हो सकती हैं। सो ये अलग अलग प्रकार से हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं ए साइक्लिक डाइईन्स। नाउ ए साइक्लिक डाइईन्स इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं ब्यूटाडाइईन का। ब्यूटाडाइईन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक तो है सिस और एक है ट्रांस। तो ब्यूटाडाइईन के एक बंध के घूर्णन के कारण ये दोनों समावयवी प्राप्त होते हैं। त्रिविमीय बाधा यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण ट्रांस रूप सिस की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो ये ज़्यादा परसेंटेज में एक्चुअली पाया जाता है, जो हम इसमें रिएक्शन में देख सकते हैं 97.5% एक्चुअली इसके चांसेस होते हैं ज़्यादा प्रेजेंट होने के, और जो सिस के हैं वो इट इज़ 2.5% इफ़ दे कन्वर्ट इनटू इट। और यह देखा गया है कि जो सिस समावयवी है उसकी अपेक्षा ट्रांस समावयवी का जो लैम्डा मैक्स है वो उच्चतर तरंग दैर्ध्य पर होता है, यानी वो हायर उसकी वैल्यू आती है, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो हायर साइड में आता है फॉर द केस ऑफ इन द केस ऑफ दिस ब्यूटाडाइईन। तो जो ट्रांसफॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो हायर साइड में आती है। लेकिन यदि ये डाइईन अगर किसी एक रिंग सिस्टम में हो, जैसे कि 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन के अंदर वो उपस्थित हो, तो ये फोर्सफुली एक सिस फॉर्म में उपस्थित होगा। सिस फॉर्म दैट मीन्स डबल बॉन्ड्स दोनों सेम साइड के अंदर होंगे। तो ये दिस will again be shifted towards a higher longer or higher or a longer wavelength side.
तो the wavelength of absorption is also shifted to the longer wavelength and the intensity is lowered in comparison with the acyclic dienes. तो जो absorption maxima है 1,3-cyclohexadiene is nearly 256 नैनोमीटर्स, जबकि 1,3-butadiene के जो लैम्डा मैक्स आता है वो 217 नैनोमीटर्स पर आता है। तो ये सिंपल, अगर हम सिंपल एसाइक्लिक देखें तो ट्रांस एंड सिस से हमें मतलब है जो ट्रांस है that is going to give at the higher wavelength side क्योंकि it is more stable. More stable means at a lower energy side, that means at a higher wavelength. Now cyclic dienes. Cyclic dienes can be classified into two classes depending upon whether the double bonds are in the same ring or in the different rings. यानी हम इनको साइक्लिक डाइन्स को जो कि रिंग फॉर्म में हैं उनको दो क्लासेस में स्टडी कर सकते हैं। एक तो वो जिसमें जो डाइन्स हैं यानी दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग के अंदर उपस्थित होते हैं, तो हम उसे होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स कहते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं समवलयाकार संयुग्मित द्विबंध। बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर इन द सेम रिंग। यहाँ पर दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं द्विबंध जो हैं वो एक ही वलय में उपस्थित होते हैं, तो ये कहलाएंगे समवलयाकार या समडाइईन द्विबंध। दूसरा है हीट्रोएन्युलर डाइईन्स। हीट्रोएन्युलर डाइईन्स हैं जिसमें कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग्स। तो विषम वलयाकार संयुग्मित द्विबंध यदि यौगिक में उपस्थित संयुग्मित द्विबंध दो विभिन्न वलयों में उपस्थित हों तो उन्हें विषम चक्रीय संयुग्मित द्विबंध कहते हैं। होमोएन्युलर, let us talk about first about homoannular. तो homoannular conjugated dienes, both conjugated double bonds are in the same ring, यानी दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग के अंदर उपस्थित हैं और ये सिस फॉर्म में उपस्थित होंगे। सिस फॉर्म में किस तरीके से होंगे, ये हम अगर इसको ऐसे देखें स्ट्रक्चर को, तो नाउ दिस इज अ सिस फॉर्म, दिस इज बोथ डबल बॉन्ड्स आर इन द सेम रिंग, तो डबल बॉन्ड्स आर इन द सेम साइड, ये भी इस साइड में है और ये भी इस साइड में, दिस इज अ सिस फॉर्म। तो होमोएन्युलर forcefully it will be in the cissoid form, cissoid configuration. The S-cis configuration causes strain, और इसमें जो strain होने की वजह से it will raise the energy of the ground state, इसकी जो energy है जो ground state की वो increase हो जाएगी, and while the energy of the excited state is relatively unchanged, क्योंकि जो excited state है उसकी जो energy है वो relatively unchanged रहेगी। तो जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट उसका गैप कम हो जाएगा, यानी एनर्जी जो है उस ट्रांजिशन के लिए कम चाहिए होगी और कम होने की वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हायर वेवलेंथ पे होगा, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो हायर वेवलेंथ साइड पे होगा। तो होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर। हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स, हेट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स एक्चुअली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं जो कि डिफरेंट रिंग्स के अंदर उपस्थित होते हैं। एक डबल बॉन्ड एक रिंग में होगा और दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी रिंग के अंदर उपस्थित होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म में होंगे इन दिस वे। एक डबल बॉन्ड यहाँ उपस्थित है और एक डबल बॉन्ड यहाँ, सो दिस इज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड एक्चुअली अगर हम इसको ऐसे देखें तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है ये, सो दिस इज मोर स्टेबल। Now, so the homoannular dienes resembles with the 1,3-cyclohexadiene, whereas heteroannular diene with butadiene. अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो 1,3-cyclohexadiene एक homoannular diene है और heteroannular diene जो है it is a type of, we can say it is a simple butadiene. Now, some more terms we will study. Endocyclic double bond, or double bond which is present inside the ring. Now endocyclic is actually
अंतः चक्रीय संयुग्मित द्विबंध। इसको हम कहते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इट इज इन द रिंग, within the ring. So it is called endo, it is within the ring. Exo double bond. Now exocyclic double bond, it is बाह्य चक्रीय संयुग्मित द्विबंध. That means double bond which is projecting outside the ring, जो रिंग के बाहर है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. ये रिंग के अंदर है, ये भी रिंग के अंदर है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के इस रिंग के बाहर है, तो ये इसके एक्सो हो गया. यहाँ पर ये तो जो है ये एंडो है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाली ए रिंग जो है इसके एक्सो है. यहाँ पर एक एक्सो है, यहाँ पर दो एक्सो हैं. ये यहाँ हम देख सकते हैं कि ए रिंग का जो एक्सो है वो ये वाला है और जो बी रिंग का एक्सो है वो ये वाला है, राइट. देन वी हैव टू एक्सो इन दिस केस. यहाँ पे ए रिंग के से रिलेटेड दो एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, राइट. नाउ इन द केस ऑफ दिस वेयर देयर आर थ्री रिंग्स ए बी एंड सी, तो यहाँ पर जो ये ए के अंदर जो डबल बॉन्ड है ये बी के लिए एक्सो है, बी के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो सी और ए दोनों के लिए ही एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड है. और इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी जो दो रिंग्स हैं ये एक डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तो ये ए के लिए भी एक एक्सोसाइक्लिक हो गया और बी के लिए भी ये एक्सोसाइक्लिक हो गया. तो वी विल कंसिडर टू हियर. तो यहाँ पर एक्सो का मतलब है जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है और एंडो का मतलब है कि ये रिंग के अंदर. रिंग के अंदर और रिंग के बाहर यानी एंडो और एक्सो, यानी अंतः चक्रीय द्विबंध संयुग्मित द्विबंध या बाह्य चक्रीय संयुग्मित द्विबंध. नाउ कुछ कैलकुलेशंस हमें जो करनी है किसी भी स्ट्रक्चर को देख के उसकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए. नाउ वैल्यूज़ फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ दे रखी हैं. नाउ बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम आर मोर, तो मैं इसको आपको हिंदी में ही पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगी. पहली चीज़ कि हमें मूल मान की जानने की आवश्यकता है. तो अगर 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए जो मूल मान है वो हम लेते हैं 217 नैनोमीटर्स पे. यानी अगर कोई 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है तो उसका मूल मान हम लेंगे 217 नैनोमीटर. सम चक्रीय डाइन के लिए जो मूल मान है वो है 253 नैनोमीटर्स. विषम चक्रीय जो है डाइन्स उसका है 214 नैनोमीटर्स. और विभिन्न समूहों के प्रतिस्थापन पर अगर कुछ मान हमें जोड़ने हो तो उनकी वैल्यूज़ हमें याद रखनी होंगी. जैसे कि अगर संयुग्मन का विस्तार करने वाला कोई द्विबंध है यानी कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, 1,3 ब्यूटाडाइन तो उपस्थित है ही, और अगर एक और डबल बॉन्ड उसमें एक संयुग्मन में जुड़ जाए तो हमें +30 उसका मान जोड़ना पड़ेगा. यदि कोई एल्किल प्रतिस्थापी है यानी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है तो हम +5 जोड़ेंगे. वलय अवशेष है तो हम उसके अंदर भी +5 जोड़ेंगे. दो वलय अवशेष होंगे तो हमें 2 इंटू +5 यानी 2 बार +5 को जोड़ना पड़ेगा. वैसे ही हम उदाहरण के उसमें देखेंगे. और अगर बाह्य चक्रीय द्विबंध है प्रेजेंट है तो +5, अगर ओ आर है प्रेजेंट तो +6, एस आर प्रेजेंट है तो +30, ओ ए सी यानी एसिटाइल अगर प्रेजेंट है तो दिस इज़ 0, हमें इसके अंदर कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है. अगर एन आर ग्रुप है तो हम इसमें +60 जोड़ते हैं. और जो ये अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है तो हमें +5 जोड़ना होता है. लेकिन यदि चक्रीय या विवृत यानी जो एलिसाइक्लिक संयुग्म में द्विबंध उपस्थित है तो उसमें अगर ब्रोमीन और क्लोरीन का मूल मान जो है हमें 17 नैनोमीटर जोड़ना पड़ता है. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा.
तो ये कुछ मान हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, और इनकी वैल्यूज़ आपको अगर याद है तो आप किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्ब्डा मैक्स का मान निकाल सकते हैं। Now let us see how we should calculate and some important notes जो हमें consider करने चाहिए. So while calculating lambda max, only those alkyl substituents or ring residues are counted which are directly attached to the carbon atoms, making conjugated system within the compound. Let me tell you this that अगर हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वही एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग रेसिड्यू यानी वही एल्किल प्रतिस्थापी या वलय अवशेष जोड़ने होंगे जो कि उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उसके अलावा यदि कहीं सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स के आगे अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। ये हम उदाहरण में आगे देखेंगे। Second point is if a molecule has both homoannular diene and heteroannular diene, then always we have to use a homoannular diene as the core chromophore. यानी यदि समचक्रीय डाइईन और विषम चक्रीय डाइईन दोनों उपस्थित हैं उस क्रोमोफोर के अंदर, तो हमें होमोएन्युलर डाइईन का जो मान है, मूल मान है, उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। उसी को हमें कोर क्रोमोफोर मानकर उसका मूल मान को कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट अस बिगिन with the calculation of lambda max with some examples. हम कुछ उदाहरण लेकर इनको स्टडी करते हैं। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है लैम्डा मैक्स की। एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है बेस वैल्यू इसकी है 214, क्योंकि एक्चुअली ये विषम चक्रीय डाइईन के मूल मान भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इधर इसमें प्रेजेंट है और ये एक इसके बाहर है। तो ये जो हमें कंसिडर करना है, ये एक इसका मेन इसका कोर क्रोमोफोर हो गया, यानी इसका मूल मान हमें देखना पड़ेगा। तो बेस वैल्यू इसकी हो गई 214। ये हम टेबल में जो अभी मैंने दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं। तो ये इसका मूल मान हो गया 214, तो हमें बेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, मूल मान 214। नाउ दो एल्किल ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हैं। इसको एक बार करेक्शन कर लें। दिस इज नॉट एल्किल ग्रुप, बल्कि एल्किल ग्रुप या वलय अवशेष अगर हम कहें, दोनों के मान क्योंकि +5 होते हैं, तो इसको हम एल्किल ग्रुप की जगह आप ये मानिए कि ये वलय अवशेष है। ये वलय हम अवशेष क्यों इसको कहेंगे, रेसिड्यू क्यों मानेंगे कि यहाँ से अगर हम इसको काटें और यहाँ से इसको काटें तो ये दिस कैन सेपरेट द कॉन्जुगेटेड डाइईन। हम इस संयुग्मन जो ये है इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी इसको रिंग से अगर सेपरेट आउट करें, इसका अवशेष जो बचेगा अदर देन द कॉन्जुगेटेड डाइईन, राइट, दैट इज कॉल्ड एज द एल्किल, दैट इज नोन एज एज अ रिंग रेसिड्यू। तो ये रिंग रेसिड्यू है। एल्किल ग्रुप भी इसको नहीं कहेंगे, तो लेट जस्ट मेक अ करेक्शन हियर। तो यहाँ पे +5 की वैल्यू एक की वजह से, इसकी वजह से +5, इसकी वजह से +5, तो दो यहाँ पर वलय अवशेष हैं, रिंग रेसिड्यू हैं। तो इसको 2 × 5 यानी 10 का मान हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। फिर एक है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उपस्थित है। इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो अगर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित होता है, तो हमें +5 का मान उसके अंदर जोड़ना पड़ता है। तो टोटल जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो 214 + 10 + 5, तो टोटल जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 229, यानी 229 नैनोमीटर्स पे।
दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. लेट अस टेक फॉर लिटिल अ डिफरेंट वन. Now this is having a base value of 253 nanometers. Now why 253? Because we are having a homoannular यानी कि समचक्रीय डाइन का मूल मान यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पर जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो एक ही रिंग के अंदर उपस्थित हैं, तो इसका मूल मान हो गया 253 नैनोमीटर्स. नाउ इसके अंदर 3 रिंग रेसिड्यूज यानी कि 3 वलय अवशेष हैं, क्योंकि हमें इसके जो ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ये संयुग्मित जो द्विबंध है, इसको सेपरेट आउट करने के लिए कहाँ से निकालना पड़ेगा? एक यहाँ से, इधर से, और ये जो है ये इसका ये पूरा रेसिड्यू है, ये इसको हम निकाल सकते हैं. तो हमें 3 जगह से इसको तोड़ना पड़ा, राइट. तो इसको हम समझने के लिए हम कहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं, पूरा सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो वो हम वलय अवशेष निकाल सकते हैं. तो रिंग रेसिड्यू यहाँ पर हो गया 3 जगह से है, तो इसकी वजह से +5, इसकी वजह से +5 और इसकी वजह से +5 का जो मान हो जाएगा. सो देर आर 3 रिंग रेसिड्यू, सो वी हैव 15 वैल्यू हियर, राइट. एंड देर इज अ 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दैट वी कैन सी. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित है. तो इस रिंग, लेट अस कंसिडर ये है ए रिंग और ये है बी रिंग, तो इस बी रिंग के से रिलेटेड ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. तो ये भी हमें इसका मान इसका जोड़ना पड़ेगा +5 एंड वी गेट द वैल्यू 253 + 15 + 5 एंड द वैल्यू इज 273 नैनोमीटर्स. ये मैंने आपको कैलकुलेटेड मान बता दिए हैं. एक सिंपल हीट्रो यानी विषम चक्रीय और एक समचक्रीय का. अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ. देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स, इनके आप वैल्यूज़ निकालेंगे. मैं थोड़ा सा आपको इसको एक हिंट देते हुए मैं इसको उदाहरण आपको दे रही हूँ, जिसकी कैलकुलेशंस आप करेंगे और फिर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम के साथ इन दोनों की वैल्यूज़, लैम्डा मैक्स की आप वैल्यूज़ मुझे भेजेंगे. मैं सिंपल आपको इसका एक हिंट दे रही हूँ जिससे कि आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकें. बाकी प्रैक्टिस आप अपनी बुक में जो भी आपके पास बुक्स हैं या आपके पास अवेलेबल जो मटेरियल है इसका, उसमें आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे और ख़ुद कैलकुलेट करेंगे. मैं पहले वाले स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रही हूँ. हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है ये ए रिंग है, ये बी रिंग है और ये सी रिंग है, राइट. नाउ डबल बॉन्ड्स कहाँ उपस्थित है? ये एक ही रिंग में उपस्थित है, तो ये होमोएन्युलर यानी समचक्रीय है. तो इसका मान आप खुद देखेंगे. रिंग रेसिड्यू हमें निकालना है, तो रिंग रेसिड्यू आपको निकालने के लिए आपको कहाँ कहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. पूरे डबल बॉन्ड्स को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, राइट. एंड देन यू कैन ब्रेक इट फ्रॉम हियर. तो आप कहाँ कहाँ से हटा रहे हैं? 4 जगह से इसको हटा रहे हैं, राइट. सो नाउ हटाने का मतलब है कि वलय अवशेष कितने हैं. सो यहाँ पे वलय अवशेष हो गए 4 आपके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि हमें इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है, राइट. बाह्य चक्रीय कौन सा है? तो बाह्य चक्रीय आप देख सकते हैं इसके अंदर इस वाली ए रिंग के संदर्भ में अगर देखें तो ये एक बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक. एंड इस वाली रिंग के सी वाली जो रिंग है इसके लिए ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. अब आप जो है इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके फिर इसका मान निकालेंगे. सेकंड वाले के लिए भी मैं आपको उदाहरण जो दिया हुआ है इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. यहाँ पर ये हीट्रोएनुलर है, यानी दोनों डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग के अंदर उपस्थित हैं. तो मान आपको हीट्रोएनुलर वाला लेना है. आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये तो आपके हो गए रिंग रेसिड्यूज़, और यहाँ पर क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा,
राइट। एंड यहाँ पर ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके विद योर नेम मेरे को 1 and 2 एग्जाम्पल्स की वैल्यूज़ आप मुझे भेजेंगे। एंड नेक्स्ट हम और भी स्ट्रक्चर्स या इनोन्स इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू।